चलिए जी, तो अब शुभारंभ करते हैं। तो एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, बोलिए भारत माता की। सबके साथ में बोला करो ना। चलिए, तो सभी ऑफलाइन वाले बच्चे और सभी ऑनलाइन वाले बच्चे सभी उपस्थित हैं। आज की क्लास की शुरुआत में मैं आपको पहले थोड़ा सा बताने वाला हूं ऐप के बारे में, है ना। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केवल मैथ्स का कोर्स लिया है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उन्हें भी यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर आज हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उन पे चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पीडीएफ मिली होगी अभी। ऑनलाइन वालों को तो खैर मिल गई होगी, जो ऑफलाइन वाले हैं आज शायद राहुल सर आज होगा क्या, आज हो जाएगा। तो आज आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी क्या है वो सारा बता देंगे, कहाँ क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं बता देता हूं। तो अगर आपके पास फाउंडेशन स्पेशल बैच आपने लिया है तो वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन अगर आपने बैच नहीं लिया है तो क्लास तो आपको मिल ही रही है ऑनलाइन में, तो सभी को आपको वीडियोस मिलनी है, ठीक है। तो इसका सिस्टम ये होता है कि विनर्स की ऐप पर आप जाएंगे ना तो आपको जितने भी वीडियोस नोट्स सब कुछ हैं वो माय कोर्सेस के अंदर मिलता है, ठीक है। माय कोर्सेस के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको मैथ्स फाउंडेशन का बैच दिखने लगेगा। ये उन बच्चों को दिखेगा जिन्होंने मैथ्स फाउंडेशन का बैच लिया है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, है ना। आप लोगों को इसी प्रकार का एक दूसरा कोर्स दिखाई देगा जो आज आपको ऐप में दिखने लगेगा, है ना। फिर आपका कोर्स यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। जब आप इसके अंदर जाते हो तो इसके अंदर जाने के बाद यहां पे सारी प्रोसेस हो जाती है, मतलब आपको माय कोर्स के अंदर जाना है। माय कोर्स के अंदर आपको अपना मैथ्स फाउंडेशन दिखने लगेगा, ठीक है। मैथ्स फाउंडेशन के अंदर जैसे अभी आपको चैप्टर 1 रेशो एंड प्रपोर्शन दिखेगा, और इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ये रही अपनी कल की क्लास, ये आज की क्लास अभी फिलहाल लाइव चल रही है तो वो आपको यहां दिखाई देगी, और इसी के साथ आपको सभी यहां पे नोट्स मिलने वाले हैं, है ना। तो किसी ने अगर कल नहीं देखा है ऑनलाइन में स्पेशली तो आप देख लीजिएगा। क्या करना है, एक बार आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं मैं, और सारे फीचर्स आपको यहां मिलेंगे माय कोर्सेस के अंदर। ऐप पर ये क्लास अभी लाइव चल रही है, लाइव क्लासेस में सिर्फ आपको लाइव क्लास दिखाई देगी, बाकी माय कोर्सेज के अंदर आपको सभी कोर्सेज यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, है ना। उसमें आप जाएंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन सारी क्लासेस, और ये पीडीएफ इस फॉर्म में आपको दिखेगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोगों का भी जब पीडीएफ एक्टिवेट हो जाएगा ऑफलाइन का तब आपको भी ये दिखाई देगा। वीडियोस नहीं दिखेंगे, क्लास आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। और इसके बाद जब आप रिकॉर्डेड देखो या लाइव देखो, यहाँ पे क्वालिटी चेंज करने के सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे यूट्यूब पे आता है 240, 360, 540, और इसी के साइड में ये वाला जो है आपकी स्पीड चेंज करने के ऑप्शन होते हैं। तो स्पीड चेंज करना, क्वालिटी चेंज करना, 10 सेकंड आगे बढ़ाना पीछे बढ़ाना, ये सारे फीचर्स अपनी ऐप पर हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर सब चीजें आपको किसके अंदर मिलनी है, माय कोर्सेज के अंदर, आप ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, ठीक है। पीडीएफ कैसे लोड करना है मैं बता चुका हूं। पीडीएफ के लिए आप ये रीड नाउ लिखा हुआ है इस पे क्लिक कीजिएगा, आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, मतलब दिख जाएगी। चलिए, कल आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 9 पर रुके थे और क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करना था, है ना। करें इसको शुरू, ठीक है। अभी यहां पे एक और प्लान है आप लोगों के लिए, खासकर यहां पे एक और बड़ा सा एलईडी लग जाएगा। तो जैसे जब मैं यहां लिखता हूं तो आप लोग को दिखता नहीं होगा, तो यहां पे अभी हम लगा रहे हैं, तो एक स्क्रीन इधर लग जाएगा तो फिर आपको यहां भी दिखने लगेगा सेम, ठीक है। वो कर रहे हैं, करें शुभारंभ। चलिए, तो एक आसान सा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, 2a इज इक्वल टू 3b एंड 4b इज इक्वल टू 5c। तो आपको बताना है a अनुपात c क्या होगा, a रेशियो c क्या होगा। ये काफी आसान क्वेश्चन है, कल हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन किए थे। तो 2a बराबर है 3b के और 4b बराबर है 5c के, ठीक है। तो आप इससे a और b, इससे बनेगा a और b, इससे बनेगा b और c, और फिर आप उन्हें मर्ज कर देंगे। करेंगे क्या, करिए जल्दी से सब लोग, ठीक है। अच्छा, बताना केवल a और c है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऑनलाइन वीडियो कैसे डाउनलोड करना है मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, है ना, वो भी। अभी अब क्लास शुरू करते हैं। ये वाला कर लिया था क्या आप लोगों ने, नहीं। देखो, ये आपका ए है, ये बी इसके नीचे आ जाएगा, 3 यहीं रहेगा और 2 इधर चला जाएगा। तो ये ए और बी का रेशो आ गया आपका 3:2। इसी प्रकार यहां पे देखेंगे तो ये बी है, सी इधर आ जाएगा,
5 यहां रहेगा, 4 नीचे चला जाएगा, तो ये ए बी है और ये बी सी है। आप इससे ए बी सी मर्ज बना लीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए और बी का रेशो है 3:2, बी और सी का रेशो कितना है 5:4। चलो यहां 5 है तो यहां 5, यहां 2 है तो यहां 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15, इनको करोगे तो 10 और इनको करोगे तो 8। लेकिन आपसे ए बी सी नहीं पूछा है, आपसे केवल क्या पूछा है ए और सी। तो ए और सी यहां कितना दिखाई दे रहा है 15 और 8, तो 15 और 8 मतलब सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इतना एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए इसको भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको हिंट बता देता हूं, हिंट कर देता हूं कैसे करेंगे आप। आपको यहां पे, चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आप लोगों को दिखे, ताकि फिर मैं वापस छोटा कर लूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें x और y की वैल्यू 3:4 है। जहां x लिखा है वहां 3 रखो, जहां y लिखा है वहां 4 रखो। केवल वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए। ठीक है ठीक है ठीक है। इसको वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं है। हो गया? चलो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, आपको रखना है 4 इंटू एक्स की जगह कितना रखोगे आप 3, और 5 इंटू वाई की जगह कितना रखोगे 4। नीचे आ जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा 3, और 2 इंटू वाई की जगह कितना आ जाएगा 4। तो इसको डायरेक्ट कर लें, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20, तो 20 और 12 20 + 12 32, और नीचे क्या हो जाएगा 15 में से 8, 15 में से 8 गया 7, 32/7 या 32:7, ए आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अभी आसान आसान क्वेश्चन है, तब तक मजे ले लो, फिर आज धुआं निकलने वाला है, देखना। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओगे क्या? ये भी वैल्यू पुटिंग है, करो जल्दी। एबीसी का रेशो दिया हुआ है, आपको केवल वैल्यू पुट करनी है, करिए जल्दी। बनेगा ना? देखो, आपसे कहा गया है 2a, तो a की जगह रखोगे आप 2, तो 2 इंटू 2 -3, b की जगह रखोगे 3 प्लस 4 इंटू सी की जगह क्या रखोगे 4, इक्वल में 33, है ना। ये आपका बन गया 4 - 9 + 16 इज इक्वल टू 33। 16 + 4 20 - 9 11 की वैल्यू 33, और 11 की वैल्यू 33 मतलब 1 की वैल्यू 3। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि हम रेशो वाले चैप्टर में, परसेंटेज वाले चैप्टर में हमेशा 100% की वैल्यू फाइंड करते हैं। रेशो में याद रखिए कि रेशो में हर चीज हम 1 मानते हैं, तो आपको हमेशा 1 की वैल्यू फाइंड करनी है कि 1 बराबर क्या। आगे मैं आपको इसके बारे में काफी डिटेल में बताऊंगा। जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं तो वो 2 3 4 को 2x 3x और 4x लिखते हैं, है ना। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि x क्यों लगाया जाता है। भाई हम इसको ना लगाएं तो क्या होगा, और लगाएंगे तो क्या होगा, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि रेशो में हमेशा हम 1 की वैल्यू निकालते हैं। 1 बराबर कितना, तो इनको जोड़ने पर 11 आया, जबकि मान 33 है, तो जो 11 है वो एक्चुअल में 33 होना चाहिए। मतलब हमें 3 गुना करना पड़ेगा, हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा। आपसे पूछा है सी की वैल्यू बताइए, तो सी का रेशो 4 है, वो बोल रहे हैं हर चीज 3 गुना होनी चाहिए, मतलब सी की वैल्यू कितनी आएगी 12। सी का आंसर सी ही आएगा। ठीक है, कितने लोगों का आंसर आया था? चलो समझ में आ गया, हाँ या ना? ठीक है, आपने इनका टोटल किया 11, 11 बराबर 33, 1 बराबर 3। हमेशा 1 की वैल्यू निकालना है। क्यों करना है, क्यों करते हैं, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है,
बढ़े आगे। ओके, चलिए इसको देखिए जरा। ये वाला तो आसान है, आप कर सकते हो। केवल वैल्यू रखना है, जहां ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, बस वैल्यू रखते जाओ जल्दी। ठीक है। हम्म। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे ना आप लोग को, बताऊंगा मैं भी। चलो देखो, आपको ए की जगह क्या रखना है, 2, और बी की जगह क्या रखना है, 3। फिर बी की जगह रखना है 3, सी की जगह रखना है 2, फिर सी की जगह रखना है 2, है ना, और ए की जगह भी क्या रखना है, 2। तो जब भी रेशो बराबर होता है तो हम इसे कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मानते हैं, हाँ या ना, है ना। और ये सब अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। खैर हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें केवल इनका एलसीएम लेकर इसको सही बनाना है। एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जिससे नीचे वाले सारे नंबर कैंसिल हो जाएं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो सकता है, 6। तो आप सभी में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 का। अच्छा, आप अगर 6 की जगह 12 भी रख दोगे, 18 भी रख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, वो कट पिट के आएगा वही, है ना। लेकिन जितना छोटा नंबर होगा आंसर आपका उतनी बार में सही एक बार में सही आ जाएगा। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 का दुगना कितना हो गया, 4। 2 से कैंसिल हुआ 3 बार, कितना आ गया, 9। 2 से यही कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 6। 4, 9 और 6, मतलब डी आपका आंसर आना चाहिए। आया, ठीक है, नहीं आया, आ गया समझ में। हम्म। आप ऑफलाइन में कितने लोगों का आंसर आया, मतलब आप लोगों में से कितने का आंसर आया, लगभग सभी का, ठीक है। ऑनलाइन वालों में भी सबका आंसर आ गया है। आगे बढ़े, चलिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में नहीं करते थे वेरी 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 आईएमपी, है ना, वैसा मान लो आप इसको, है ना। बस आप इसको एक बार देखिए फिर मैं बताता हूं। हाँ भाई, ऑनलाइन से अजय लोधी बिल्कुल आप हो, दिख रहे हो। चलो इसको कैसे सॉल्व करना है वो आप जरा यहां पे सुनिएगा। एक बात यहां आप समझेंगे, एक रेशो आपको दिया है ए रेशो बी प्लस सी, तो ये है 2, और बी और सी कितना है, 3 है ना। और इसी प्रकार इधर आ जाएगा बी रेशो ए प्लस सी, ये अगर 3 है तो ये कितना है, 7। लेकिन आपको क्या बताना है, ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। बहुत काम का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आगे कई सारे चैप्टर्स में आपको काम आएगा। टाइम एंड वर्क में भी आपको ये काम आता है। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं ऐसे ही बोलकर। ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की 2/3 है ना, और बी की क्षमता ए और सी की कार्य क्षमता की 3/7 है। सवाल यही है, लेकिन जब वो ऐसा लिखा हुआ आपके सामने आएगा ना तो आपको लगेगा यार पता नहीं ये क्या बोल दिया, है ना। तो तीनों मिलकर अगर किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो ये अकेला कितने दिन में करेगा। तो सवाल टाइम एंड वर्क का है, लेकिन करेंगे हम उस तरीके से जो आज सीखने वाले हैं, है ना। तो ये रेशो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है ना, ये कई सारे चैप्टर्स का आधार है, नींव है, मतलब इस पे बहुत सारे चैप्टर्स आपके खड़े हुए हैं। अब यहां पर आपको सोचना क्या है, 2 बार मैं इसको समझाऊंगा, आप इत्मीनान से शांति के साथ इधर देखें, आता हो तब भी देखें, ठीक है। लॉजिक क्या है वो हम समझेंगे यहां पर। मुझे बताइए कि यहां पे ए है, यहां पे बी और सी दोनों साथ में है, ए है, बी है, सी है, यहां पर भी बी अकेला है, ए और सी भले साथ में है, लेकिन एक बात बताइए कि ए बी सी तीनों यहां पर भी हैं। कौन किसके साथ है, कौन अकेला है, वो हमारा मैटर नहीं है, तीनों साथ में है। यहां पर भी ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, तीनों साथ में दिख रहे हैं। तो जब तीनों यहां भी हैं, तीनों यहां भी हैं, तो इनका टोटल इधर कितना आ रहा है,
इनका टोटल आ रहा है 5 और इनका टोटल कितना आ रहा है, ये तो गलत है ना भाई। जब लोग वही हैं तो उनका टोटल अलग अलग क्यों? भाई आपसे मैं पूछूंगा कि एबीसी का टोटल 5 माने कि 10 माने, तो आप बोलोगे सर ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि इधर एबीसी का टोटल 5 आ रहा है, इधर एबीसी का टोटल 10 आ रहा है। ये तो गलत है ना, कि चलेगा? भाई योग तो सेम होना चाहिए ना, उनका टोटल तो बराबर होना चाहिए। तो अगर इधर टोटल 5 है, इधर टोटल 10 है, तो या तो इस 5 को 10 बनाओ या इस 10 को 5 बनाओ, कुछ ना कुछ एक काम करें। तो इसको 10 ही रहने देते हैं, इसको 10 बना दे क्या? इसको 10 कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना है, हमें केवल इसका डबल करना है। तो अगर मैं 5 का डबल कर दूंगा, मतलब इन दोनों का डबल करेंगे, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा और 3 का डबल क्या हो जाएगा। अब मैं खुश हूं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यहां पे आप टोटल करके देखो, 6 और 4 कितना, 10, और इधर भी 10, अब कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम उनका योग बराबर करते हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद देखो क्या जादू, क्या चमत्कार इसमें होता है। आपको एक बात पता चल गई है कि एबीसी का योग 10 है। ठीक है, अब जो खाली खाली है, अकेले अकेले हैं, उनको देख लो। ए यहां कितना है, तो ए को मैं बोल दूंगा कि ए कितना है, 4। अच्छा, बी कितना है, 3 है। अच्छा, फिर ये बताओ कि तीनों का योग कितना है, 10 है। 10 में से अगर ए 4 है, बी 3 है, तो सी कितना होगा, 3 ही तो होगा भाई। 4 और 3 7, 10 में से 7 गया, कितना आएगा, 3। ये रेशो आ गया, आंसर आ गया आपका 4 3 3, बी वाला। नहीं आया समझ में? आया? मेन देखो कंसेप्ट समझो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सभी के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए भी एक बार सुनिए आप फिर से। आपको बस इनका योग बराबर करना है। तो आपने जैसे ही इसका डबल किया, इनका योग 10 हो गया, इनका योग 10 आ गया। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने ए को ही क्यों लिया, बी और सी का 6 क्यों नहीं लिया? ये सवाल आया क्या किसी के दिमाग में? आया है। या यहां से ए और सी का 7 भी तो था, हमने इसको क्यों नहीं लिया? उसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि बी और सी का योग 6 है, लेकिन इसमें बी कितना है, सी कितना है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ए और सी का योग 7 है, लेकिन ए कितना, सी कितना, समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो जो सीधा समझ में आ रहा है उसको देखते हैं। ए की वैल्यू पता चल रही है 4 है, बी की वैल्यू पता चल रही है 3 है, तो सी अपने आप निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? है ना? आप चाहें तो इससे निकाल सकते थे। ए और सी का योग 7 है, 7 है, 7 में से ए कितना है, 4 है। अगर ए 4 है तो सी कितना होगा, 3 होगा। लेकिन टाइम वेस्ट होगा, इससे बेटर है कि जो खाली हैं, अकेले हैं, उनको देख लो। ए 4 है, बी 3 है, तीनों का योग 10 है, तो 10 में से 4 और 3 7 गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्लियर है सभी को? समझ आया पक्का? ठीक है, तो अब आप एक करके बताओगे सभी, है ना? चलो ये लो अगला सवाल। ये पिछले वाले जितना आसान नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, हमारे एक ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इसको आधा क्यों नहीं कर सकते? आधा नहीं करना है ना, पॉइंट में अनुपात को कभी दशमलव में नहीं लेके आना, हमेशा एग्जैक्ट होना चाहिए। हाँ, तुम डरा रहे हो कि बता रहे हो? हाँ, ऑनलाइन वाले भी आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ जी, ऑनलाइन से संदेश यादव, क्या दिक्कत है भाई बताओ। चलो आ गया। अब इस बार ना कई लोग देख रहे हैं ये तो हो ही नहीं रहा है। इधर 2 और 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और इधर 3 और 1 4 हो रहा है। पिछले वाले में अच्छी बात क्या थी कि दोनों में से एक बैलेंस्ड था, एक को करना था। ये वाला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान है। आप इसकी ट्रिक देखिए, इनका योग 3 आ रहा है, इनका योग 4 आ रहा है। हमारा लॉजिक ये बोलता है कि इनका योग बराबर होना चाहिए, टोटल बराबर होना चाहिए, है ना? तो आप एक छोटा सा काम करिएगा, आज के बाद कभी दोनों का योग अलग अलग आए तो,
ठीक है, क्या करना, इनका योग बोलो जरा कितना है, जरा जोर से बोलो। 3 है, उसका गुणा इधर करेंगे। इनका योग बोलो, उसका गुणा इधर करेंगे। और इसके बाद देखो क्या जादू होने वाला है। ठीक है, इनका योग इधर और इनका योग इधर, 2 और 1 3 का गुणा इधर, 1 और 3 4 का गुणा इधर। देखो जरा, 4 का मैंने 1 में गुणा किया 8, 4 का दुगना किया, 1 कहां से 8 हो जाएगा, 4 ही होगा ना। 4 का दुगना किया 8, 3 का 1 में गुणा किया, 3 का 3 में गुणा किया, जरा दोनों का टोटल करके देखना, आ रहा है 12। इनका योग भी 12 और इनका योग भी 12। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका टोटल 3 था, इसका टोटल 4 था, है ना। आपने 3 को 4 से गुणा किया तो 12 तो बनेगा ना, और 4 को 3 से गुणा किया तो 12 बनेगा ही। समझ में आ रही बात, इसलिए इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी योग अलग अलग हो तो इनका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। ठीक है, अच्छा अब क्या आप एबीसी निकाल सकते हो? जो जो अकेले हैं, जो सिंगल सिंगल हैं, उनको देखो तो ये बताओ कि ए कितना दिख रहा है, 4, बी कितना दिख रहा है, बी कितना दिख रहा है, इसको छोड़ देंगे ना, बी दिख रहा है 3। अच्छा मुझे पता है कि इनका योग 12 है, 12 में से ए और बी कितने हैं, 7, तो 12 में से 7 गया, 7 गया, सी कितना आया, 5। ये आंसर होगा। आया समझ में, पक्का? ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वालों को कल बहुत शिकायत थी, सर आप हमारे कमेंट नहीं देख रहे थे, आज उनकी शिकायत दूर करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को? क्या? अरे बड़े आगे, ठीक है, तो अब धुआं उड़ाने के लिए तैयार, चलो। किसी हीरे का मूल्य, ठीक है, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा चारों भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़े के भार जो हैं 1 2 3 4 के अनुपात में है। यदि टूटने पर हीरे के कुल मूल्य में 70,000 रुपए की हानि हुई, मूल हीरे का मूल्य क्या होगा? 2 बार आप पढ़िए, फिर बात करते हैं। आंसर मत बोलिए अभी कोई भी, मस्त सुकून से पढ़ाई करिए। ठीक है, कुंदन कुमार बता देंगे, रुक जाओ जरा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, करें? उड़ गया धुआं। देखो ऑनलाइन में जो बच्चे लेट आए हैं, मैं आपको आखिरी में बता दूंगा वीडियोस और नोट्स कहां मिलेंगे, अभी आप शांति से पढ़ो। ठीक है, हो जाए शुरू। ठीक है, चलो। देखो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल हमने लिया है। ठीक है, ये सवाल और भी आपको एक जो हम प्रैक्टिस शीट देंगे ना, ये सवाल एसएससी में एक बार आया था। एक दिल का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, एसएससी ने पूछा था, आपको प्रैक्टिस शीट में मिलेगा भी। किसी दिल का मूल्य, दिल मतलब हार्ट, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक दिल 4 हिस्सों में टूट गया, ऐसा पूरा बना हुआ था, तो दिल हो या हीरा हो, यह सवाल ऐसे ही आएगा। ठीक है, दोनों ही टूटते हैं। तो देखो आपको यहां कहा गया है कि पहले तो वो एक कंप्लीट डायमंड था, है ना, कुछ ऐसा ही डायमंड होता है। बहुत ही गंदा है ये तो, रहने देते हैं इससे। तो उसके 4 टुकड़े हो गए। ठीक है भाई, अगर एक सिंगल डायमंड होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बड़ा हीरा ज्यादा महंगा होगा, छोटे छोटे भले वो उसी के बराबर हो, लेकिन उसकी वैल्यू उसके बराबर नहीं होगी जितना एक बड़ा हीरे का मूल्य होगा, है ना। तो एक बड़ा हीरा था, वो मेरे हाथ गिर गया और उसके 4 टुकड़े हो गए। ठीक है, अब 4 टुकड़े हुए तो वो उसका प्राइस भी सबका अब अलग अलग हो जाएगा। पहले उसकी कीमत ज्यादा थी, अब उसकी कीमत कम हो गई। ठीक है, तो यहां पर आपसे कहा गया है हीरे का मूल्य भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वैल्यू ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब क्या हुआ इसका सुनना, जैसे
हीरे का वजन मान लो 5 ग्राम है, ठीक है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो अगर हीरे का वजन 5 ग्राम है तो उसका मूल्य कितना होगा? 25 रुपए। समझ में आया? जो उसकी प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के बराबर होगा। सुनना आप ध्यान से, 2 बार 3 बार मैं बताऊंगा। हीरे का जो प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब हीरे का जो मूल्य है वो किसके बराबर होगा? वो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, है ना। इंग्लिश में हम कहेंगे कि उसके जो वेट का स्क्वायर होगा वो उसके प्राइस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? अगर हीरे का वजन 5 है तो उसका मूल्य, उसका वर्ग होगा 5 का वर्ग 25 माना जाएगा। इतनी ठीक है बात? अच्छा, एक हीरे के 4 टुकड़े हुए तो इनका जरा टोटल करो। 4 3 7 2 9 और 1 10। पहले वो इकट्ठा था तो उसका वजन 10 था, लेकिन अब वो 4 टुकड़ों में बट चुका है तो चारों का प्राइस अलग अलग होगा, है ना। इस वाले टुकड़े का वजन क्या होगा? 1 का स्क्वायर। इसका वजन का मूल्य क्या होगा? 2 का। इसका वजन कितना है? 3। इसका वजन कितना है? 4। बोलो हां। इतना समझ में आया? अच्छा, जब ये इकट्ठा था, सिंगल पीस था, तब इसका वजन कितना था? 10 था। नहीं आया समझ में? भाई ये चारों टुकड़ों को जोड़ दो ना, तो चारों को जब आपने जोड़ा तो पहले उसकी वैल्यू 10 थी, अब 4 अलग अलग टुकड़े हो गए। इसका प्राइस कितना होगा? 1 का स्क्वायर। इसका प्राइस कितना होगा? 2 का स्क्वायर। इसका प्राइस कितना होगा? 3 का स्क्वायर। इसका प्राइस कितना होगा? 4 का स्क्वायर। चलो जोड़ो। 1 का वर्ग, 2 का, 3 का, 4 का, 10 का, 100। ये पुराना प्राइस है और ये अभी वाला प्राइस है। 16 4 20 9 29 और 1 30। जो हीरे के 4 टुकड़े हमारे पास हैं उनका प्राइस अब 30 है, जबकि पहले उनका प्राइस कितना था? 100। पहले वो हीरा 100 रुपए का था, तो अब 4 टुकड़े में बंटने के कारण उन चारों टुकड़ों की कीमत कितनी हो गई? 30। समझ में आ रही बात? तो कितने की हानि हुई है? 70 की। जबकि वास्तव में कितने रुपए की हानि हुई है? 70,000 की। 100 की चीज 30 की हो गई, 70 की हानि हुई ना। तो 70 की हानि इकाइयों में 70 यूनिट्स की हानि हुई, जबकि वास्तव में 70,000 रुपए की हानि हुई। तो 70 का मान अगर 70,000 है, रेशो में हमेशा 1 की वैल्यू निकालते हैं, 1 की वैल्यू निकालते हैं। ये अभी बचा है, क्यों? 70 की वैल्यू 70,000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1000 होगी। एक हिस्से की कीमत 1000 है, तो वो हीरा तो पहले 100 यूनिट्स में था, मतलब वो हीरा कितने रुपए का था? 1,00,000 रुपए का था। ये आपका आंसर है ए। आया समझ में? पक्का? ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको इसको जोड़ना है। आपने यहां पे 10 कर दिया, 10 का स्क्वायर 100, मतलब पहले उसकी कीमत 100 थी, ठीक है। अब यहां पे क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब उसकी कीमत 30 हो गई। हीरे की कीमत 100 से 30 पे आ गई, 70 की कमी हुई, और प्रश्न में लिखा है कि 70,000 रुपए की कमी हुई, मतलब 70,000 रुपए की हानि हुई। 70 की कीमत 70,000, 1 की कीमत होगी 1000, तो हीरे की वास्तविक कीमत कितनी थी? तो हम 100 से गुणा करेंगे। 1 की वैल्यू 1000, 100 की कीमत होगी 1 लाख, मतलब हीरा कितने का था? 1,00,000 रुपए का। आया? इंग्लिश में कहां गलती है? अच्छा, इंग्लिश में लॉस वर्ड मिसिंग है। आफ्टर ब्रोकन द टोटल लॉस वैल्यू, है ना, यहां टोटल लॉस वर्ड मिसिंग है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा लॉस वर्ड गायब है। तुमने पढ़ा भी इंग्लिश में? ठीक है, इंग्लिश में टोटल लॉस वैल्यू आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? एक बार और कोई है आप में ऑफलाइन में जो एक बार और समझना चाहता है? ठीक है, चलो, ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे रिपीट करने का बोल रहे हैं, एक बार और मैं समझा रहा हूं। देखो, एक चीज आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लो,
कि अगर आपने प्रश्न को पढ़ने में लापरवाही करी तो कभी भी प्रश्न आपको एक बार में समझ में नहीं आने वाला, और अगर आपने प्रश्न को मन लगा के एक बार में ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपको एक बार में प्रश्न आपको समझ में आएगा, है ना। क्योंकि हमेशा पढ़ने का खेल है। जब भी मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको हर बार रियलाइज होगा कि अरे हाँ यार, हमने तो इसको ऐसे समझ लिया था, है ना। तो हर बार आप अगर गड़बड़ करोगे तो पढ़ने में ही गलती करोगे, ठीक है। यहां पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहली लाइन है कि हीरे का जो प्राइस है वो उसके वजन के वर्ग के बराबर है। तो वजन, अगर ये एग्जाम्पल दिया है मैंने कि अगर वजन 5 ग्राम होगा तो उसका प्राइस 5 का स्क्वायर 25 होगा। भार का वर्ग मूल्य के बराबर होगा, वेट का स्क्वायर प्राइस के बराबर होगा। एक सिंगल पीस था जो गिर गया, उसके 4 टुकड़े हो गए। कौन कौन से टुकड़े हैं? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 का टोटल 10 था। अगर इन चारों को जोड़ दें तो पहले हीरा 10 हिस्सों में था, 10 यूनिट्स में था, अब वो 4 अलग अलग टुकड़े में हो गया। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये किस चीज का अनुपात हमने बनाया? ये उसकी कीमत का अनुपात हमने बनाया। कीमत कैसे निकलेगी? वजन के अनुपात से। ये ऊपर जो आपने लिखा है ये उसका वजन है, ये उसका वेट है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 10 का 100। तो अगर उसकी कीमत पहले 100 थी तो उसकी कीमत अब कितनी हो गई है? 30। 70 की आई है कमी और वास्तव में आई है 70,000 की कमी। 70 से कैंसिल करा, 1 की वैल्यू 1000। तो हीरा कितने का था? पहले कितने का था? तो 1000 का गुणा 100 में करेंगे। आपसे बोलेंगे हीरे की कीमत अब कितनी है, तो किस में गुणा करोगे? 30 में, ठीक है। अब हीरा 30,000 का है, पहले हीरा 1,00,000 का था, 70,000 की हानि, ठीक है। चलिए एक और टूटने वाला सवाल। इसका आंसर कोई नहीं देगा, जब मैं पूछूंगा तभी बताना। बस आप इसको ध्यान से पढ़िए, आपके लिए प्रश्न और बड़ा कर देते हैं। बोर्ड चमक रहा है। बोर्ड कहां से चमक रहा है भाई? कहीं से दिख रहा है क्या? चलो चमक को खत्म करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वालों कर देंगे इसको ठीक। आज चलाओ काम। इधर दिख रहा होगा ना, कहां पे चमक रहा है? अच्छा, हाँ, बता सकते हो आंसर आप? देखिए, मैं पहले तो ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन आपका क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है 4:3। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? 1:3। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? 2:1। और चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है? 7:5। ये क्वेश्चन व्यापम ने कई बार पूछा है, एसएससी ने कई बार पूछा है, और अगर आपने कभी पुराने पेपर हल करे होंगे या करोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा, ठीक है। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब क्वेश्चंस शुरुआत में सारे अलग अलग हैं, लेकिन आपको जब लॉजिक इनका समझ में आएगा तो आपको काफी मजा आएगा इनमें। और ये सवाल तो बहुत ही आसान है, इसमें तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। आपके पास 12 शीशे हैं, 12 कांच रखे हैं, आपके हाथ से वो टूट गिर गए, तो टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? कितने टूटेंगे? कितने टूटेंगे? अरे इधर मत जाओ, नॉर्मल बताओ। अगर 12 कांच आपके हाथ में हैं और वो गिर जाएं तो कितने टूटेंगे और कितने नहीं टूटेंगे? पूरे 12 टूट जाएंगे। इन्फिनिटी कहां? 12 चीज है तो टूटेंगी कहां से? इन्फिनिटी नहीं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि 12 कांच हैं, अगर वो गिरेंगे तो कितने टूटेंगे, कितने नहीं टूटेंगे? कितने टूटने के बाद कितने टुकड़े होंगे ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। इसका जवाब होगा कि बहुत सारी संभावना है भाई, यहां प्रायिकता लगेगी, है ना।
हो सकता है एक टूटे 11 न टूटे, हो सकता है दो दो टूटे 10 ना टूटे, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन चीजें तो 12 ही कहलाएंगी, टोटल वैल्यूज जो है उनकी वो 12 होगी। एक बॉक्स में 1 दर्जन शीशे हैं, 1 दर्जन का मतलब बहुत अच्छे से आप जानते हो 12, है ना। अगर आपके पास 12 चीजें हैं तो 12 में से कुछ टूटेंगी कुछ नहीं टूटेंगी। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितनी सही सलामत होंगी और कितनी टूटेंगी, लेकिन यह बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा रेशो नहीं हो सकता है। तो मुझे बताइए कि 12 चीजें आपके पास हैं, तो क्या 7 और 5 12 का भाग जा सकता है? 12 चीजों को क्या आप 7 और 5 12 में बांट सकते हो? बिल्कुल बांट सकते हो। 12 चीजों को 2 और 1 3 में बांट सकते हो क्या? बांट सकते हो। 12 चीजों को 3 और 1 4 में बांट सकते हो क्या? बांट सकते हो। 4 और 3 कितना होता है? अरे 12 कांच हैं तो वो 7 हिस्सों में कैसे बटेंगे? 12 में 7 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये वाला अनुपात नहीं हो सकता। नहीं आया समझ में? आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास 12 चॉकलेट हैं। क्या है? 12 चॉकलेट हैं और यहां पर ये बच्चों का एक ग्रुप है ना। और बच्चों को चॉकलेट देते समय आपको पता है कि जरा सा भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर बच्चे हैं तो सबको बराबर मिलना चाहिए, किसी को थोड़ा भी ज्यादा मिल गया तो फिर दंगे हो जाते हैं वहां पे, है ना। तो आपके पास 12 चॉकलेट है, आप 7 और 5 हिस्सों में 12 हिस्सों में बांट सकते हो, 2 और 1 3 हिस्सों में बांट सकते हो, 3 और 1 4 हिस्सों में बांट सकते हो। लेकिन क्या 12 चॉकलेट को 7 हिस्सों में बांट सकते हो बराबर? बराबर बराबर बटेगी क्या? नहीं, कहीं ना कहीं कम ज्यादा होगा। तो 12 में 7 का भाग नहीं जा सकता, मतलब ये वाला अनुपात नहीं हो सकता। इनमें से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता। आया समझ में? कुल मिला के भाग चेक करना था किस में भाग जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं, ये ऑप्शन से ही होगा, क्योंकि उन्होंने बोला ही है ना, निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, तो ऑप्शन से ही होगा ये, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका। चलो, इसका आंसर भी मैं चाहूंगा कि आप बिना पेन उठाए दें। ठीक है, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर दे सकते हैं। कृपया करके पहले से ना चिल्लाएं, पढ़ें इसको अच्छे से। ओके, स्वाति गुप्ता समझ गए हैं। दीपक सोलंकी आज लग रहा है नहीं की कसम खा के आए, आज नहीं लिखना है बस। ये नोट्स आप सबको मिलेंगे, है ना, आखिरी में बता दूंगा मैं। नहीं मानोगे तुम, है ना। जिस चीज का मना करो वो जरूर करेंगे। चलो बता दो, चलो बता दो आंसर क्या आएगा। ए आएगा 24,000। आवाज में दम नहीं है पर देखो, एक आदमी अपनी 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है। 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको सैलरी तो 3 महीने की मिलती होगी, लेकिन 2 महीने की इनकम वो खर्च करता है, मतलब 1 महीने की वो सेविंग्स कर लेता होगा। नहीं आया समझ में? मान लो आपको, मान लो क्या दिया ही है ना क्वेश्चन में, 6,000 रुपए आपको सैलरी मिलती है ना। तो आपको 3 महीने की सैलरी कितनी मिलेगी? 1 महीने की 6,000, तो 3 महीने की कितनी? 18,000 मिलेगी। लेकिन 3 महीने का आपका जो खर्चा है वो 2 महीने की सैलरी से निकल जाता है। मतलब आपको 3 महीने में पैसा मिला 18,000। 3 महीने में पैसा कितना मिला? 18,000। लेकिन 3 महीने का खर्चा कितना है? 12,000। तो बच कितना गया? मतलब आप हर 3 महीनों में 1 महीने की सैलरी बचा रहे हो, है ना। तो आप हर 3 महीने में 1 महीने की सैलरी बचाओगे, फिर अगले 3 महीने में एक, फिर अगले 3 महीने में एक, फिर अगले 3 महीने में एक। तो पता चला कि पूरे 12 महीने में आपने 4 महीने की सैलरी बचा ली। और अगर 1 महीने की सैलरी 6,000, तो 4 महीने की सैलरी कितनी? 24,000 आपकी बचत हो गई। ये आंसर आ गया। आया समझ में? हर 3 महीने में आपको जो पैसा मिलता है उसमें से 2 महीने के बराबर का खर्चा हट जाता है। तो 1 महीने की बचत हो रही है हर 3 महीने में, तो साल भर में आप 4 बार सैलरी बचा लोगे। 1 महीने की सैलरी 6,000, तो 4 महीने की कितनी? 24,000। आया समझ में?
पक्का? चलिए इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला भी। थोड़ा सा यहां पे भूगोल लगने वाला है, जियोग्राफी। ये ऑप्शन से नहीं होगा, इसको हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कम से कम 2 बार आप इसको पढ़िए। बनेगा? अगर प्रश्न समझ में आ जाए तो आप मुझे इतना बता देना कि हाँ सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया। कोई है जिसको क्वेश्चन समझ में आया हो? इस प्रश्न में कवि का तात्पर्य क्या है, यहाँ कवि क्या कहना चाहता है? हाँ हाँ, ये तो जो लिखा है वो बोल रहे हो। अच्छा। और कोई? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? क्या? 4:11 शायद सही आंसर है। अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। कितने लोगों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, कवि का तात्पर्य क्या है यही समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे भावनाएं समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है, चलो। तो आप जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा ये कि क्या हो रहा है। देखो, पृथ्वी पर, पृथ्वी आपने देखी है क्या? पृथ्वी देखी है? कब देखी थी लास्ट टाइम? देखो, पृथ्वी कैसी होती है? फिलहाल गोल मानेंगे, रियलिटी में अंडाकार होती है ना? और आपने इसके बीच में, ये बीच में कौन सी लाइन गुजरती है? इक्वेटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ये काल्पनिक है कि वास्तविक में है? ये भूमध्य रेखा वास्तव में पाई जाती है कि ये इंसान की मात्र एक कल्पना है? ये मात्र एक कल्पना है, ऐसी कोई रेखा वास्तव में है नहीं, है ना? बाकी फिर आप चीजें ज्योग्राफी में पढ़ना। तो जब हम पृथ्वी को, पृथ्वी के बीचों बीच से जब भूमध्य रेखा गुजरती है, इक्वेटर गुजरती है, तो पृथ्वी 2 भाग में बंटती है। ऐसा लग रहा भूगोल पढ़ रहे हो अपने ना? तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये जो आधा हिस्सा ऊपर है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये जो बचा हुआ नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की बात नहीं कर रहा हूं। ध्रुव मतलब क्या हो जाता है? सबसे टॉप पॉइंट। ये उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। हम ध्रुव की बात नहीं कर रहे हैं, पोल है ना, नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोलार्ध की। गोलार्ध का अगर आप थोड़ा सा संधि विच्छेद करें तो गोले का आधा गोलार्ध, है ना? आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे, दोनों को मिला दें तो आपकी पृथ्वी बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अब आपसे यहां कहा गया है कि पृथ्वी 2 चीजों से मिलकर बनी है, ऐसा मान लो। एक हिस्सा है भूमि और दूसरा हिस्सा है पानी। तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं लैंड और वाटर। ठीक है? तो जो जमीन है, जो भूमि है, उसके कितने हिस्से हैं? कितने दिख रहा है रेशो में? 1:2। अब यहां पे हम क्या करेंगे? कुछ वैल्यू मानेंगे, कोई ना कोई चीज हम मानेंगे। पृथ्वी पे जमीन एक हिस्सा है तो पानी 2 हिस्सा है, ऐसा क्वेश्चन में वो बोलना चाह रहे हैं। तो हम यहां पे कुछ मान लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 कुछ भी मान लो, है ना? तो हम मान लेते हैं कि अगर पृथ्वी पे भूमि की 100 चीजें हैं तो पानी कितना होगा? 200। कुछ भी मान सकते हो, चाहो तो आप 10 और 20 मान लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1000, 2000 मान लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है?
तो अगर पृथ्वी पे 10 हिस्से जमीन है, 20 हिस्से पानी है, तो पूरी पृथ्वी पे कितनी चीजें पाई जाती हैं? 30। पूरी पृथ्वी की, पूरे अर्थ की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई। अगर पूरी पृथ्वी की वैल्यू 30 हो गई तो आधी पृथ्वी 15 कहलाएगी और आधी ये भी 15 कहलाएगी, तभी तो पूरी पृथ्वी 30 होगी। नहीं आ रहा समझ में? आया? अगर पूरी पृथ्वी को हम 30 माने, 30 हिस्सों में बांटे, तो 15 हिस्से ऊपर जाएंगे, 15 हिस्से नीचे आएंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप इसको कुछ भी मान लेना, कभी भी मानने वाले प्रश्नों में ध्यान रखना, आप कुछ भी वैल्यू मानोगे आंसर में कभी चेंज नहीं आएगा, है ना? उसके लिए आप बेफिक्र रहना। आप इसको 100 200 मान लो, 200 400 मान लो, 300 600 मान लो, 1000 2000 मान लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हमने इसको 10 और 20 30 मान लिया। अब चलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध जिसको बोलेंगे हम साउदर्न हेमिस्फीयर। इतनी बात ठीक है? चलो, यहां पे मुझे बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशो क्या है? 2:3 है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में कितने हिस्से हैं? 15। और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने हिस्से हैं? 15। इन 15 को हम इस रेशो में बांट सकते हैं क्या? इसमें बांट सकते हैं। तो 15 को कैसे बांटेंगे? 3 और 2 5, 5 से भाग दिया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 3 का मल्टीप्लाई करा इसमें तो ये आ गया 6, इसमें मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 9। मतलब अगर उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में 15 चीजें गई हैं, उन 15 में से 6 चीजें जमीन है और 9 हिस्से किसके हैं? पानी के। आ रही बात समझ में? बोलो जल्दी। आया? अब आखिरी बात मुझे बताना, अब बस दक्षिणी गोलार्ध पर हम चलेंगे। मुझे बताओ पूरी पृथ्वी पे भूमि के कितने हिस्से हैं? पूरी पृथ्वी पे भूमि के कितने हिस्से हैं? 10। उत्तरी गोलार्ध में कितने गए? तो 10 में से 6 ऊपर चले गए तो नीचे कितने जाएंगे? 4 जाएंगे। पूरी पृथ्वी पे पानी कितना है? इधर कितना चला गया? 20 में से मान लो 20 लीटर पूरी पृथ्वी पे पानी है, उसमें से 9 लीटर उत्तरी गोलार्ध में चला गया, तो इधर कितना जाएगा? बस, तो आंसर आ गया। गया ऊपर से? नहीं समझ में आया? फिर से मैं एक बार फास्ट रिवाइज करवा रहा हूं, सुनिएगा। पूरा खेल यहां से शुरू होगा। 1 और 2 था, आप इसको 10 20 100 200 कुछ भी मान लो। तो हमने माना कि भूमि 100 एकड़ जमीन है और 20 लीटर पानी पृथ्वी पर है ना? 10 एकड़ और 20 लीटर मान लिया। टोटल कितनी चीजें पृथ्वी पर उपलब्ध हैं? 30। आधा आधा बटेगा, 15 ऊपर जाएगा, 15 नीचे जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में रेशो 2 और 3 का है, 2 और 3 5, 1 का मान 3, 3 का मल्टीप्लाई हमने 2 में करा, तो 6 एकड़ जमीन मान लो इधर चली गई। तो 10 में से 6 हिस्से इधर चले गए, तो नीचे कितने बचेंगे? 4। और टोटल पृथ्वी पे 20 लीटर पानी है, उसमें से 9 ऊपर चला गया, तो नीचे कितना जाएगा? 11। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है? आया मजा? आज के क्वेश्चन में मजा आ रहा है? उठ रहा है थोड़ा थोड़ा धुआं? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसलिए हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। चलो, वैसे असली क्वेश्चंस तो अब आए हैं, पर फिलहाल टाइम हो रहा है, बाकी कल और आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो, ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है, ऑफलाइन में भी सबको क्लियर है। एक बहुत ही आसान सा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप इसको देखिए, फिर बताता हूं मैं। ये अलग टाइप है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ टाइप नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। ये एक टाइप है जो आय व्यय से संबंधित है। मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता रहा हूं, सुनिए आप पहले ध्यान से। आप लोग आय का मतलब क्या समझते हो? ये तो उसको इंग्लिश में बता दिया आपने, मैंने मतलब पूछा, आपने ट्रांसलेट कर दिया। आय का मतलब इनकम, आय का मतलब क्या? जेब में पैसे आने को आय बोलते हैं। सैलरी,
कमाना। और कोई? मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए कमाए, ठीक है, उसमें से 4,000 रुपए खर्चा कर दिया और अब उसके पास 6,000 रुपए शुद्ध मुनाफा बचा है। यहां इनकम 10,000 है, 4,000 है या 6,000 है? सोच लो अच्छे से। क्या मानेंगे कि 6,000? 10,000 में से तो 4,000 खर्चा हो गया ना, तो बचा कितना? तो इनकम तो 6,000 होनी चाहिए ना, वो बचत है। ठीक है, तो याद रखिए, आय का मतलब होता है खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत। खर्च को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर और बचत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेविंग्स। तो आपने कितना खर्चा किया और कितना बचाया, अगर दोनों को जोड़ दें तो कितना क्या बन जाती है? वो इनकम। और ये पूरे मैथ्स में चलेगा। प्रतिशत में ये नियम लगेगा, जब आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी। हर जगह ये नियम चलेगा, ये पूरे मैथ्स का नियम है ना। इनकम का मतलब खर्च प्लस बचत। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इतनी बात ठीक है? इतना समझ में आ गया आपको? अब ये वाला एक सवाल है कि ए और बी की, ये वाला तो बहुत आसान प्रश्न है, ए और बी की इनकम का रेशो आपको गिवन है, वो है 3:2 और उसके एक्सपेंडिचर, उसके खर्च का अनुपात कितना है? 4:3 है। और एक 2,000 रुपए बचाता है और एक 900 रुपए बचाता है। उसकी इनकम बताइए क्या है? दोनों की इनकम आपको बताना है। तो आप एक छोटा सा काम करोगे, देखो, आप यहां पे यूज क्या करोगे कि आपको आय मतलब इनकम दी है, इसमें से आप उनकी बचत अगर सेविंग्स माइनस कर दो तो क्या बचेगा? खर्च बचेगा, एक्सपेंडिचर बचेगा। इस रूल को आपको लगाना पड़ेगा। हमने बचत को इधर से उठा के इधर ले आए, तो आय में से अगर बचत गया तो क्या बचना है आपके पास? खर्च बचना है। इतनी बात ठीक है? अच्छा, अब आप एक तरफ ए ले लो, एक तरफ बी ले लो। ए की इनकम कितनी है? ए की इनकम कितनी है? फिलहाल आप उसको 3x ले लो। बी की इनकम कितनी है? 2x। इसमें से क्या घटाएंगे? दोनों की बचत। इसकी बचत कितनी है? इसकी बचत कितनी है? और इसके बाद जो बचा वो खर्च बचेगा, तो खर्च का अनुपात कितना है? 4 और 3। आप 4y/3y लिखो या केवल 4 और 3 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है, इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान, सबसे कम माथापच्ची वाला यही तरीका है ना। इसलिए आप इसको इसी से करिए। ये सवाल हमेशा इसी तरीके से आएगा। अगर दोनों की बचत अगर समान होती तो हम इसमें फिर भी ट्रिक लगा सकते थे, लेकिन दोनों की बचत अलग अलग है तो माथापच्ची ज्यादा होगी। बेटर है कि हम इस फॉर्मेट से इसको करें। ठीक है, करोगे क्या आप लोग? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से सब लोग करिए और देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, हो गया। देखो, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, मैं अगर आपकी जगह होता ना तो डायरेक्ट आंसर लाता। सुनो कैसे, इधर देखो। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 आएगा, तो 9 में से 8 गया। ठीक। 3 का मल्टीप्लाई 2,000 में करो, 6, अरे 3600 नहीं, 6,000। अच्छा, डायरेक्ट आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 900 में करो, 3600। ठीक है, 3600, ये हो गया आपका 3600 और ये हो गया आपका 6,000। तो 6,000 में से देखो, ये हो गया आपका कितना? 3600, ये हो गया आपका 6,000। 6,000 अगर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कुल मिला के 6,000 में से अगर 3600 घटाया तो कितना आएगा? 2,400। ये आपको एक्स की वैल्यू मिल गई। अदरवाइज पूरा लिख के तो कर ही सकते हो। नहीं आया समझ में? कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, मैं लिख देता हूं पूरा, है ना। ये 3 का मल्टीप्लाई करोगे 9x, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6,000, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 8x, और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3600, है ना। 9 में से 8 जाएगा तो x आ जाएगा, 6,000 उधर जाएगा तो 6,000 में से आपका 3600 घटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,400। और अगर x की वैल्यू 2,400 है तो 2,400 का मल्टीप्लाई एक बार 3 में कर दो। जो ए महाराज हैं ये 7200 कमाते हैं, और 2,400 का दुगना कर दो, बी महाराज कितना कमाते हैं? 4,800।
ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसके पहले मैंने आपसे जो कहा था कि इसका मल्टीप्लाई इधर ऐसा करके ऐसे करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना आगे से, है ना, तो आप डायरेक्ट आंसर देना सीख जाओगे। ये आपकी 2 स्टेप्स बच जाया करेगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आप आराम से आंसर दे सकते हो। ठीक है, समझ गए? हाँ या ना? बढ़े आगे कि खत्म करें आज? और मैं आपको यह बता दूं कि अभी थोड़ा सा शेड्यूलिंग की थोड़ी सी समस्या है। आपकी क्लास 1.5 घंटे की होगी आने वाले समय में। झेल लोगे 1.5 घंटे? ऊपर का भी क्लासरूम तैयार हो रहा है सेम इसी प्रकार का, फिर वहां पे आपकी क्लासेस जो है 1.5 घंटे चालू करेंगे। क्या यहां पे भी लगेगा? नहीं नहीं नहीं, यहां वाले यहीं पढ़ेंगे, ऊपर वाले ऊपर पढ़ेंगे। चलो हो गया? पढ़ लिया क्या इसको, या इसको कल देखें? हाँ मुझे पता था यही बोलोगे तुम। चलो, तो इसके आगे मैं कुछ क्वेश्चंस, आज की जो पीडीएफ आपको मिलेगी ना, क्वेश्चंस तो बहुत शानदार शानदार लिए थे। जैसे आप इस क्वेश्चन को बस पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो, फिर कल आप देखो क्या मजा आने वाला है। जो समझदार बच्चे होते हैं वो प्रश्न पढ़ते हैं, और जो समझदार बच्चे होते हैं वो तुक्का मारना चालू कर देते हैं, है ना, वो देखते ही नहीं प्रश्न क्या है, बनेगा ही नहीं अपने से। आया मजा पढ़ने में? अभी तो समझ ही नहीं आ रहा है बोलना क्या चाह रहा है ना। चलो, तो इसको हम कल कंप्लीट करेंगे, अभी आप टेंशन मत लें। एक बार मुझे बस ऑनलाइन वाले बच्चों को जल्दी से एक चीज दिखानी है, तो आप बस 2 मिनट का सब्र रखें। मैं आपको बता देता हूं, जो ऑनलाइन क्लास में बच्चे लेट आए थे, आपकी जितनी भी पुरानी क्लासेस है और नोट्स हैं वो आपको माय कोर्सेस के अंदर मिलेगी। माय कोर्सेस के अंदर जाओगे तो आपको मैथ्स फाउंडेशन दिखेगा, मैथ्स फाउंडेशन के अंदर जाओगे तो रेशो एंड प्रोपोर्शन दिखेगा, और इसके अंदर क्लासेस और नोट्स दिखेंगे, और ये वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन यहां पर है। ठीक है, बाकी आप एक बार चला के देखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, खत्म करें? कैसा लगा आज? मजा आया अलग अलग क्वेश्चन करके? तो आप समझ लो कि अभी शुरुआत अगर क्लास की ऐसी है तो आगे फिर क्या होने वाला है ना। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, और इस बैच का एक ही उद्देश्य है कि एक बार में ही हर चैप्टर को खत्म करना है। मतलब एक बार पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हर प्रकार के क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन फिर आप इसके बाद आप कोई भी किताब उठा के देख लेना, आपको उसके प्रश्न आसान ही लगेंगे। आर.एस. अग्रवाल इनको तो यूं ही उड़ा दोगे आप, जो अभी देख के आपको डर लगते होंगे ना उनके सवाल, एक चैप्टर पूरा होने दो, फिर आप जिस किताब से आज तक डरते आए थे, या आपको लगता था कि ये किताब के सारे प्रश्न तो हमसे बनते ही नहीं है, आपको वो आसान लगेंगे, और आप बोलोगे सर आपने इनसे कई गुना कठिन तो क्लास में सिखा दिया, है ना। तो आपको वो किताबों के क्वेश्चन यूं ही बनने लगेंगे, लेकिन सब्र के साथ, मेहनत के साथ, और शांतिपूर्वक और रेगुलर रहकर आपको बस मेरे साथ पढ़ाई करते जाना है, और बाकी फिर सारी गारंटी मेरी है। ये आप ध्यान रखें, बस रेगुलर आप रहें। अगर छुट्टी मारी, कभी आए कभी नहीं आए, कवर नहीं करा, तो फिर आपकी दिक्कत ही दिक्कत है, फिर कोई गारंटी नहीं है, फिर वो चाइना का माल कहलाएगा, है ना। कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं। आप रोज आइए, रेगुलरिटी के साथ पढ़िए, आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, और हर चैप्टर जब आप सीखते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ेगा, है ना। एक बार रिवीजन करने की आदत जरूर बनाएं, है ना। आपको ऐप पर पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो की तो जरूरत है नहीं आपको, और अगर है तो फिर उसका ऑप्शन हम निकालेंगे कुछ। पीडीएफ आपके पास मिल जाएगी, उससे बस आप रिवीजन करके आ जाया करो, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।